कार्ल सैगन ने एक बार कहा था, ब्रह्मांड सिर्फ उतना विचित्र नहीं है जितना हम सोचते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा विचित्र है जितना हम सोच सकते हैं। और आज हम जिस खगोलीय रहस्य की तह तक जाने वाले हैं, वो सैगन की इस बात को पूरी तरह सच साबित करता है। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस गहन चर्चा में। आज हम सीधे ब्रह्मांड की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जिसने मई 2019 में वैज्ञानिकों को सचमुच हैरान कर दिया था। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेत GW190521 की। हाँ, और हमारी आज की बातचीत का जो आधार है वो एक लेख है, गुरुत्वाकर्षण तरंग GW190521, ब्लैक होल या वर्म होल प्रतिध्वनि। अच्छा। ये लेख हमें इस सिग्नल की बारीकियों को समझने में मदद करेगा, इसके पीछे का विज्ञान क्या हो सकता है और इसके चारों ओर जो रहस्य है उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज हमारी इस खोजबीन का मकसद क्या है? हम इस अनोखे सिग्नल के पीछे के विज्ञान को खंगालना चाहते हैं। हाँ, जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है, और एक ज्यादा रोमांचक, लगभग क्रांतिकारी जो वैकल्पिक सिद्धांत है वर्म होल प्रतिध्वनि वाला, वो क्या दावा करता है। और ये जानना क्यों जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें विज्ञान में रुचि है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स की कोई नई डिस्कवरी का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि साइंटिफिक मेथड कैसे काम करता है। अच्छा। कैसे अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है और हमारी समझ की सीमाएं क्या हैं यूनिवर्स के बारे में। ये सारे पहलू क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी हैं, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आ सकते हैं। सही कहा। तो अगर आपको हमारी ये पड़ताल ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी। और आपके मन में कोई भी सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है मई 2019 में। लाइगो और वर्गो डिटेक्टर्स, ये तो विशाल उपकरण हैं जो स्पेस टाइम में बहुत ही बारीक तरंगों का पता लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ग्रेविटेशनल वेव्स। हाँ, तो इन्हें एक बहुत ही अजीब सिग्नल मिला। सही कहा। ये सिग्नल, जिसे नाम दिया गया GW190521, बहुत ही छोटा था, मतलब 1 सेकंड के 10वें हिस्से जितना। बस इतना सा? हाँ, बिल्कुल। और ये सामान्य ग्रेविटेशनल वेव्स जैसा नहीं था। आमतौर पर जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के चक्कर काटते हुए पास आते हैं और मिल जाते हैं, मर्ज होते हैं। हाँ, मर्ज होते हैं, तो वो एक खास तरह का सिग्नल भेजते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती है। वैज्ञानिक इसे चर्प कहते हैं। चर्प, चिड़िया की चहचहाहट जैसी। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। आवाज धीरे धीरे तेज और ऊंची होती जाती है। लेकिन GW190521 ऐसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इसे कॉस्मिक क्रैक यानी ब्रह्मांडीय दरार जैसा बता रहा है, एक तेज छोटी सी फटकार। एक फटकार। अच्छा। इसी अजीब प्रकृति ने इसे इतना दिलचस्प बना दिया। बिल्कुल। तो साइंटिफिक कम्युनिटी का पहला रिएक्शन क्या था? ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन क्या था? लाइगो वर्गो कोलैबोरेशन, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डेटा को एनालाइज किया। और उनका निष्कर्ष था कि ये सिग्नल दो बहुत बड़े ब्लैक होल के विलय से आया है। कितने बड़े? एक का मास हमारे सूरज से लगभग 85 गुना और दूसरे का करीब 66 गुना था। 85 और 66, ये तो वाकई बहुत विशाल हैं। और जब वो मिले तो क्या बना? उनके मिलने से बना 142 सोलर मास का एक नया और भी बड़ा ब्लैक होल। 142? हाँ। ये इसे इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल यानी IMBH की श्रेणी में रखता है। IMBH मतलब जो सामान्य तारकीय ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच के होते हैं। बिल्कुल सही। जो गैलेक्सीज के सेंटर में मिलते हैं उनसे छोटे, लेकिन आम तारकीय ब्लैक होल से बड़े। और क्या ये पहली बार देखा गया था ऐसा कुछ? हाँ, महत्वपूर्ण बात यही है कि ये इस साइज के ब्लैक होल का पहला पक्का ऑब्जर्वेशन था। 142 सोलर मास का ब्लैक होल, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज लगती है। हाँ, लगती तो है। तो फिर इसमें चौंकाने वाली बात क्या थी? क्या ऐसे ब्लैक होल आम नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। एक तरफ तो ये IMBH की पहली खोज थी, लेकिन दूसरी तरफ इसने एस्ट्रोफिजिक्स के जो स्थापित मॉडल्स हैं उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या सवाल? हमारी मौजूदा समझ ये कहती है कि
इतने बड़े तारे, मतलब इतने बड़े कि वो सीधे इस खास मास रेंज में ब्लैक होल बना सके, वो नहीं होने चाहिए। किस रेंज में? लगभग 65 से 135 सोलर मास की रेंज में। तारों के मरने के तरीके की वजह से इस रेंज को फॉरबिडन गैप या मास गैप कहते हैं। फॉरबिडन गैप मतलब निषिद्ध अंतराल। तो तारे इस साइज के ब्लैक होल नहीं बनाते? सामान्य परिस्थितियों में नहीं। या तो वो इससे छोटे ब्लैक होल बनाते हैं या फिर एक खास प्रक्रिया जिसे पेयर अनस्टेबिलिटी सुपरनोवा कहते हैं, उसमें तारा पूरी तरह फट जाता है, कुछ नहीं बचता। ओह, तो ये सिग्नल सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा रहा था, ये मौजूदा थ्योरीज को सीधी चुनौती दे रहा था। बिल्कुल। इसका मतलब जो आधिकारिक स्पष्टीकरण था वो खुद ही एक पहेली बन गया कि ये बना तो बना कैसे। सटीक रूप से स्वीकृत मॉडल यानी दो बड़े ब्लैक होल्स का विलय खुद इस सवाल से जूझ रहा था कि वो शुरुआती दो बड़े ब्लैक होल आखिर बने कैसे। और इसी पहेली ने वैकल्पिक, यहाँ तक कि बहुत अजीब विचारों के लिए दरवाजा खोल दिया। तो अगर सामान्य तरीके से ब्लैक होल बनने में दिक्कत है तो क्या कोई और संभावना हो सकती है, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न लगे? हाँ, और यही पर कुछ शोधकर्ता, खासतौर पे चीन के फिजिसिस्ट के ग्रुप ने एक बहुत ही बोल्ड, लगभग साइंस फिक्शन जैसा आइडिया सामने रखा। क्या आइडिया? उन्होंने पूछा, क्या हो अगर ये सिग्नल हमारे यूनिवर्स में हुए ब्लैक होल मर्जर्स से आया ही ना हो? हैं, तो फिर कहाँ से? क्या हो अगर ये किसी दूसरे यूनिवर्स में हुए टकराव का एक प्रतिबिंब, एक गूंज हो? दूसरे यूनिवर्स से? ये तो सचमुच किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। ये वर्म होल वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल, वर्म होल, जिन्हें कभी कभी आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। या कॉस्मिक सुरंगें। हाँ, कॉस्मिक सुरंगें। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, स्पेस टाइम में शॉर्टकट, जो यूनिवर्स के दो दूर के हिस्सों को जोड़ सकते हैं। हाँ, या शायद पूरी तरह से अलग यूनिवर्स को भी। लेकिन ये सब थ्योरी है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है वर्म होल का। ठीक है, तो इस वैकल्पिक सिद्धांत का मूल आइडिया क्या है? वो कैसे कह रहे हैं कि GW190521 वर्म होल से जुड़ा हो सकता है? उनका प्रस्ताव है कि GW190521 असल में एक वर्म होल की प्रतिध्वनि हो सकती है, इको ऑफ अ वर्म होल। वर्म होल की गूंज कैसे? सोचिए, दो ब्लैक होल एक अलग यूनिवर्स में टकराए और मिल गए। ठीक है। इससे स्पेस टाइम में कंपन पैदा हुआ, जिसे रिंग डाउन कहते हैं। जैसे घंटी बजने के बाद धीरे धीरे शांत होती है ना, हाँ हाँ, वैसे ही नया बना ब्लैक होल शांत होते हुए तरंगे छोड़ता है। तो ये रिंग डाउन तरंगे एक वर्म होल के गले से गुजरी और हमारे यूनिवर्स में आ गईं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि लाइगो और वर्गो ने वो पूरी प्रक्रिया नहीं देखी, मतलब ब्लैक होल्स का पास आना, घूमना, टकराना, वो सब नहीं? नहीं, सिर्फ टकराव के बाद की एक गूंज पकड़ी, जैसे किसी गुफा में आवाज लगाने पर सिर्फ इको सुनाई दे। बिल्कुल सही तुलना है। सिद्धांत यही है कि हमें पूरी घटना का सिग्नल नहीं मिला, बल्कि सिर्फ उसके आखिरी पलों का एक टुकड़ा, एक शुरुआती इको पल्स मिला, जो वर्म होल से हमारे यूनिवर्स तक आ गया। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। पर ऐसा मॉडल बनाना, ये तो सुनने में ही बड़ा काल्पनिक लगता है। कैसे किया उन्होंने? हाँ, ये थियोरेटिकल है पर मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित है। शोधकर्ताओं ने इसे टेस्ट करने के लिए वर्म होल थियोरी के एक क्लासिक मॉडल का इस्तेमाल किया, मॉरिस थॉर्न वर्म होल। मॉरिस थॉर्न वर्म होल। हाँ, इस तरह के थियोरेटिकल वर्म होल की खासियत है कि इसका गला चौड़ा और पार करने लायक, ट्रिवर्सिबल होता है, जिससे तरंगे गुजर सकती हैं। ये ब्लैक होल की इवेंट होराइजन से अलग है? हाँ, बहुत अलग। इवेंट होराइजन तो वन वे मेम्ब्रेन जैसा है, कुछ बाहर नहीं आ सकता। लेकिन मॉरिस थॉर्न वर्म होल का गला टू वे होता है, कम से कम थियोरी में। तो इस मॉडल में जब दूसरे यूनिवर्स में ब्लैक होल मिलते हैं तो उन रिंग डाउन तरंगों का क्या होता है? मॉडल कहता है कि ये तरंगे वर्म होल के अंदर उसके फोटोन स्फीयर के पास आगे पीछे टकराएंगी, गूंजेंगी, जैसे आवाज कमरे में गूंजती है। ज्यादातर एनर्जी वहीं फंसी रहेगी, लेकिन थियोरी कहती है कि थोड़ी सी एनर्जी लीक होकर वर्म होल के दूसरे मुहाने से बाहर निकल सकती है। यानी हमारे यूनिवर्स में एक छोटी सी चमक या गूंज के रूप में। बिल्कुल, एक ब्रीफ फ्लैश या इको। और उन्होंने इस काल्पनिक इको का गणितीय मॉडल कैसे बनाया? उन्होंने ऐसी गूंज के लिए एक खास वेव शेप का टेम्पलेट बनाया। इसे साइन गाउसियन सिग्नल के तौर पर मॉडल किया। ये मूल रूप से एक छोटी घंटी जैसी वेव है,
जिसकी एक खास सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होती है, घंटी जैसी, बेल कर्व। हाँ बिल्कुल। इसका आकार GW190521 के देखे गए छोटे तेज सिग्नल जैसा था। समझ गया। तो अगला कदम इस थ्योरेटिकल टेम्पलेट को असल GW190521 डेटा से मिलाना रहा होगा। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बेजियन स्टैटिस्टिक्स नाम की एक पावरफुल स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया। बेजियन स्टैटिस्टिक्स। हाँ, ये तरीका हमें अंदाजा लगाने में मदद करता है कि दिए गए सबूतों के आधार पर कौन सा मॉडल ब्लैक होल मर्जर या वर्म होल इको डेटा को बेहतर समझाता है, मतलब किसके सही होने की संभावना ज्यादा है। तो उन्होंने वर्म होल टेम्पलेट को लाइगो विर्गो के डेटा से मैच करने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने यही किया। और नतीजे क्या रहे? क्या ये काल्पनिक मॉडल डेटा से मैच हुआ? नतीजे आश्चर्यजनक रूप से अच्छे थे। वर्म होल इको मॉडल डेटा के साथ काफी अच्छी तरह फिट हुआ। सच में? हाँ, मॉडल ने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लगभग 56.9 हर्ट्ज और ड्यूरेशन करीब 0.02 सेकंड बताई, जो GW190521 सिग्नल की अजीब छोटी प्रकृति से काफी मेल खाती थी। वाह, तो एक बहुत ही काल्पनिक वर्महोल इको का गणितीय मॉडल वो असल में देखे गए डेटा के साथ फिट बैठता है। हाँ, लेकिन जैसा आपने पहले कहा, फिट होना ही काफी नहीं है ना? ये कोई पक्का सबूत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडल का डेटा से फिट होना एक जरूरी पहला कदम है, पर ये साबित नहीं करता कि वर्म होल मौजूद है या GW190521 का कारण वही है। किसी भी नई, खासकर इतनी क्रांतिकारी थियरी को मौजूदा ज्यादा स्थापित एक्सप्लेनेशन के मुकाबले खड़ा होना पड़ता है। तो अगला लॉजिकल कदम इन दोनों मॉडलों की सीधी तुलना करना था। वर्म होल इको बनाम पारंपरिक ब्लैक होल मर्जन, उन्होंने ये कैसे किया? हाँ, शोधकर्ताओं ने अपने वर्म होल मॉडल की तुलना लाइगो वर्गो टीम द्वारा इस्तेमाल किए गए डिटेल्ड ब्लैक होल मर्जर वेवफॉर्म मॉडल से की। वो जो ओरिजिनल एनालिसिस में यूज हुआ था। हाँ, वही। उस पारंपरिक मॉडल में ब्लैक होल के अलग अलग मास, उनके घूमने की स्पीड, स्पिन, इन सब जटिल बातों का ध्यान रखा गया था। और इस सीधी टक्कर का नतीजा क्या रहा? कौन सा मॉडल डेटा को बेहतर समझाता है? दिलचस्प बात यह है कि वर्म होल मॉडल की डेटा के साथ कंपैटिबिलिटी लगभग ब्लैक होल मर्जर मॉडल जितनी अच्छी पाई गई। लगभग उतनी अच्छी? हाँ, सिग्नल टू नॉइज रेशो, मतलब सिग्नल बैकग्राउंड नॉइज के मुकाबले कितना क्लियर है, वो तीनों डिटेक्टर्स में दोनों मॉडलों के लिए लगभग एक जैसे थे। क्या कोई नंबर वगैरह थे, कोई स्कोर? हाँ, उन्होंने बायसियन एनालिसिस से हर मॉडल के लिए एक तरह का स्कोर या एविडेंस निकाला। वर्म होल थ्योरी का टोटल स्कोर 14.45 था 14.45 और ब्लैक होल थ्योरी का 15.59 था 15.59। तो ब्लैक होल वाला थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब है कि बायसियन एनालिसिस ने पारंपरिक ब्लैक होल एक्सप्लेनेशन को थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल बढ़त दी, लेकिन और ये जरूरी है, इसने वर्म होल एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह खारिज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक पहेली है जहां पारंपरिक व्याख्या IMBH भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है क्योंकि फोरबिडन गैप की समस्या है। हाँ, और एक बहुत ही काल्पनिक आइडिया वर्म होल इको आश्चर्यजनक रूप से डेटा से फिट बैठता है, भले ही थोड़ी कम संभावना के साथ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। डेटा फिलहाल दोनों संभावनाओं के लिए दरवाजा खुला रखता है। सांख्यिकीय रूप से ब्लैक होल मर्जर थोड़ा ज्यादा मुमकिन लगता है, पर वर्म होल का आइडिया अभी भी मैदान में है, खारिज नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए, सिर्फ सोचने के लिए, कि भविष्य में और सबूत मिलते हैं और वर्म होल एक्सप्लेनेशन सही साबित होता है, तो इसके मायने क्या होंगे? ये तो विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला देगा। ओह, इसके नतीजे तो वाकई हैरान करने वाले होंगे। वर्म होल थ्योरेटिकली क्वांटम ग्रेविटी, जो ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ती है। हाँ, और ब्लैक होल इंफॉर्मेशन लॉस पैराडॉक्स, कि क्या ब्लैक होल में गिरी जानकारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? हाँ, इन जैसे गहरे सवालों से जुड़े हैं। एक असली वर्म होल की खोज वैज्ञानिकों के स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और शायद दूसरे यूनिवर्स की संभावना के बारे में सोचने का तरीका ही बदल देगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्म होल थ्योरी के सामने बहुत बड़ी रुकावटें भी होंगी। ये इतना आसान नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी थ्योरेटिकल बाधा ये है कि मॉरिस थॉर्न जैसे वर्महोल को खुला और स्थिर रहने के लिए उन्हें नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाले मैटर या एनर्जी की जरूरत होती है। नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी, ऋणात्मक ऊर्जा घनत्व। हाँ, ये एक बहुत ही अजीब काल्पनिक किस्म का पदार्थ है जिसकी एनर्जी सामान्य पदार्थ से कम होती है। एक मिनट, नेगेटिव एनर्जी मैटर,
ये तो फिर से साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या इसका कोई असली सबूत है या ये सिर्फ एक गणितीय जरूरत है इस मॉडल को काम करने के लिए? ये मुख्य रूप से एक गणितीय जरूरत है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में कुछ स्थितियां हैं जहां लोकली नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी मुमकिन हो सकती है, जैसे कैसिमिर इफेक्ट में। अच्छा। लेकिन वर्महोल को स्थिर रखने के लिए जितनी मात्रा में ऐसा पदार्थ चाहिए, उसे बनाना या खोजना अभी हमारी समझ से बहुत दूर है। और इसके बिना वर्महोल का क्या होगा? इसके बिना थियोरेटिकल वर्महोल बनते ही लगभग तुरंत ढह जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, कुछ भी गुजर नहीं पाएगा। और एक और पहेली भी थी। अगर वर्महोल बार बार इकोस पैदा करते हैं जैसा मॉडल कहता है, तो लाइगो और वर्गो ने सिर्फ एक ही इको क्यों देखी? इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने कुछ संभावित एक्सप्लेनेशन दिए हैं। एक तो ये कि वर्महोल शायद बनने के फौरन बाद ही ढह रहा हो। तो आगे के सिग्नल्स का रास्ता बंद हो गया। हाँ, दूसरी संभावना ये है कि बाद की गूंजें इतनी कमजोर हों कि हमारे मौजूदा डिटेक्टर उन्हें पकड़ ही ना पाएं। तो कुल मिला के हम कहाँ खड़े हैं? हमारे पास एक रहस्यमय सिग्नल है, एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है जिसमें अपनी ही प्रॉब्लम है, फॉरबिडन गैप, और एक आकर्षक लेकिन बहुत काल्पनिक वैकल्पिक सिद्धांत है जिसकी अपनी बड़ी बाधाएं हैं, नेगेटिव एनर्जी, सिंगल इको। यही साइंटिफिक डिस्कवरी की रोमांचक और कभी-कभी थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग प्रकृति है। हम डेटा देखते हैं, उसे समझाने के लिए मॉडल बनाते हैं, उन मॉडलों की तुलना करते हैं, और हम सीमाओं और अनिश्चितताओं को भी मानते हैं। बिल्कुल। और यूपीएससी के नजरिए से यह समझना जरूरी है कि विज्ञान हमेशा साफ-साफ जवाब नहीं देता। ये अक्सर संभावनाओं और कंपीटिंग हाइपोथेसिस का खेल होता है। और जैसा कि स्रोत लेख बताता है, ये कहानी GW 190521 पर ही खत्म नहीं होती। क्या हाल में कोई और ऐसी घटना हुई है जिसने इस वर्महोल वाली बहस को और हवा दी है? हाँ, हाल ही में नवंबर 2023 में लाइगो वर्गो काग्रा कोलैबोरेशन ने एक और छोटी फटकार जैसी ग्रेविटेशनल वेव घटना रिपोर्ट की, GW 231123। अच्छा, एक और? हाँ, इसमें भी वो पारंपरिक चिर्प वाला इंस्पायरल फेज साफ नहीं था और अनुमान लगाया गया कि ये एक ऐसे मर्जर से बनी जिसने सूरज से लगभग 225 गुना ज्यादा विशाल ब्लैक होल बनाया। 225 गुना? ये तो अब तक का सबसे बड़ा हो गया। हाँ, अब तक खोजा गया सबसे विशाल स्टेलर मास ब्लैक होल हो सकता है ये। और इसकी भी फटकार जैसी प्रकृति ने फिर से वही सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये भी वर्महोल इको हो सकता है? बिल्कुल। इस तरह की घटनाओं ने फिर से इस अटकल को हवा दी है कि क्या डेटा में ऐसी वर्महोल इकोस छिपी हो सकती हैं जिन्हें हम अभी पहचान नहीं पा रहे हैं? तो क्या वैज्ञानिक अब इन अजीब छोटी ड्यूरेशन वाली घटनाओं में कोई पैटर्न ढूंढ रहे हैं? हाँ, चीनी विज्ञान अकादमी विश्वविद्यालय के फिजिसिस्ट क्यूई लाई जो वर्महोल स्टडी में शामिल थे, उनका मानना है कि पक्का जवाब पाने के लिए हमें और डेटा चाहिए। फिर बड़ी संख्या में ऐसी अजीब घटनाओं का सिस्टमैटिक एनालिसिस करके और उनकी तुलना करके ही हम बता पाएंगे कि क्या वर्महोल सच में इन सिग्नल्स के पीछे हो सकते हैं। मतलब अगर कई डिटेक्टर्स में एक जैसा अजीब सिग्नेचर बार बार दिखे, हाँ, तब विदेशी या नई फिजिक्स वाले कारणों का मामला मजबूत होगा। तो फिलहाल GW 190521 के लिए निष्कर्ष क्या है? आगे क्या उम्मीद करें? अभी के लिए जो सबूत हैं उनके आधार पर दो ब्लैक होल का विलय GW 190521 के लिए ज्यादा पारंपरिक और थोड़ा ज्यादा संभावित एक्सप्लेनेशन बना हुआ है, भले ही उसमें फॉरबिडन गैप वाली पहेली हो। हाँ, उसके बावजूद। लेकिन वर्महोल इको की थ्योरी हालांकि काल्पनिक है, अभी पूरी तरह से खारिज नहीं हुई है और भविष्य की जांच के लिए एक दिलचस्प संभावना बनी हुई है। और भविष्य में हम इन दोनों के बीच बेहतर फर्क कैसे कर पाएंगे? इसके लिए कई रास्ते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल वेव फॉर्म के और सटीक टेम्पलेट बनाना जो बारीक अंतर पकड़ सकें। हाँ, दूसरा लाइगो वर्गो काग्रा जैसे डिटेक्टरों को और सेंसिटिव बनाया जा रहा है, और भविष्य में लीसा जैसे स्पेस बेस्ड डिटेक्टर हमें यूनिवर्स को सुनने की नई क्षमता देंगे। और हर नई घटना का एनालिसिस? बिल्कुल, हर नई ग्रेविटेशनल वेव घटना का सावधानीपूर्वक विश्लेषण हमें पहेली के और टुकड़े देगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, हम इन ब्रह्मांडीय संदेशवाहकों से और क्या सीख सकते हैं? हाँ, चाहे GW 190521 एक असंभव ब्लैक होल का नतीजा हो या किसी दूसरे यूनिवर्स की एक क्षणिक आहा, ये हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स के बारे में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी अभी वाकई अपने शुरुआती दौर में है और हर नई खोज रोमांचक संभावनाएं खोल रही है। बिल्कुल। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक सटीक उदाहरण है।
कैसे नई खोजें मौजूदा समझ को चुनौती देती हैं और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये केस स्टडी दिखाती है कि डेटा कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, सिद्धांत कैसे विकसित होते हैं और मुकाबला करते हैं, और कैसे अनिश्चितता वैज्ञानिक प्रगति का एक हिस्सा है। हाँ। तो आज की हमारी इस गहन पड़ताल को संक्षेप में देखें। हमने GW 190521 की रहस्यमयी छोटी प्रकृति को समझा। हमने इसके दो मुख्य स्पष्टीकरण देखे, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेकिन थ्योरेटिकली प्रॉब्लमैटिक IMBH मर्जर, और एक आकर्षक लेकिन अप्रमाणित और बाधाओं से भरा वर्महोल इको सिद्धांत। वैज्ञानिक जांच जारी है। डेटा अभी भी दोनों दरवाजों को थोड़ा खुला रखता है, हालांकि पारंपरिक ब्लैक होल विलय का पड़रा थोड़ा भारी है। हर नई खोज हमें यूनिवर्स की इस विशाल जटिल टेपेस्ट्री को समझने के थोड़ा और करीब ले जाती है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये चर्चा साइंटिफिक टेम्पर, डेटा एनालिसिस में क्रिटिकल थिंकिंग और कंपीटिंग हाइपोथेसिस के मूल्यांकन के महत्व को दिखाती है। सही। ये याद रखना जरूरी है कि विज्ञान सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ज्ञान पाने की एक प्रक्रिया है। सवाल पूछना, टेस्ट करना, बदलना। हाँ, ये एक सतत प्रक्रिया है, और हम सभी के लिए ये यूनिवर्स की अकल्पनीय विशालता, उसके अनसुलझे रहस्यों और उन रहस्यों को जानने के लिए इंसान के मन की जो अथक जिज्ञासा है, उसका एक पावरफुल रिमाइंडर है। और जाते जाते सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। क्या होगा यदि गुरुत्वाकर्षण तरंगे न केवल हमारे अपने यूनिवर्स में होने वाली घटनाओं के लिए खिड़कियां हों, बल्कि संभावित रूप से हमें दूसरे यूनिवर्स में झांकने का, या कम से कम उनकी गूंज सुनने का जरिया भी देती हों। अच्छा। अगर वर्महोल इको सच हैं, तो ये आइंस्टाइन के रिलेटिविटी से परे नई फिजिक्स की जांच के लिए एक पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड और क्रांतिकारी टूल साबित हो सकता है। ये निश्चित रूप से सोचने पे मजबूर करने वाली संभावना है। इस रोमांचक खगोलीय रहस्य की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। यदि आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य की ऐसी और भी ज्ञानवर्धक चर्चाओं से न चूकें। हाँ जी। और अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी विशेष विषय पर चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं। अगली बार तक खोजते रहें और सीखते रहें।